हेलो, गुड मॉर्निंग। और सब अच्छा ना? तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि बहुत मज़ेदार क्लास था लास्ट, क्या एकदम जैसे कभी कभी सीरियल में दिखाता है, पिक पॉइंट पर प्रचार देने लगता है, तो उस समय छूट गया था। लास्ट वही हुआ था। तो देखिए हम कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टार्ट किए थे। तो कंडीशन नहीं बता पाए थे, वहाँ तक हम एम्पलीट्यूड निकाल के रखे थे। एम्पलीट्यूड क्या रखे थे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई निकाले थे। और tan फाई बराबर क्या लिखे थे? ए प्लस बी कॉस फाई ए प्लस बी साइन फाई अब बाय बी साइन फाई अब बाय ए प्लस बी कॉस फाई लिखे थे। ठीक है, तो देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम पहला लिखे थे यहाँ पे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान से देखिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन देखिए, संतोषी व्यतिकरण के लिए शर्त, संतोषी व्यतिकरण के लिए शर्त। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। हमारा एम्पलीट्यूड कितना हुआ? r बराबर रूट अंडर, देखिए r बराबर कितना हुआ? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई हुआ। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना, तो ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड दोनों मिल करके a प्लस बी मैक्सिमम होगा। तो फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होगा। तो देखिएगा, फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम, अधिकतम आयाम के लिए देखिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, अधिकतम आयाम के लिए ये ए तो ए में कुछ नहीं कर सकते हैं, बी में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो चेंज होगा फाई को चेंज कर सकते हैं, फेज को चेंज कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम, तो ये भी मैक्सिमम। हेलो बच्चे, तो साइन और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1। मिनिमम क्या होता है बच्चों? -1। हेलो, मतलब क्या बोले? तो कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? +1। हाँ, तो +1 कहाँ कहाँ पे? देखिएगा +1 कहाँ कहाँ पे? कॉस का ये साइन का ग्राफ बन गया, कॉस का ग्राफ देखिएगा, ग्राफ से बहुत जल्दी क्लियर होगा। देखिए कहाँ कहाँ पे +1? एक तो 0 डिग्री पे +1 है मैक्सिमम, एगो कहाँ पे है 2 पाई पे +1 है, और कहाँ पे है 3 पाई पे +1 है। देखिए यानी फाई कहाँ कहाँ पे +1 होगा? 0 डिग्री पे +1 हो जाएगा, यानी फेज जो होगा फाई 0 होगा, 2 पाई पे +1 हो गया, 3 पाई पे +1 हो गया, 2 पाई पे फिर 4 पाई पे हुआ। शायद देखिए एक मिनट, ग्राफ से पूरा क्लियर करने दीजिए। ये देखिए यहाँ पे +1 हुआ 0 पे, फिर 2 पाई पे हुआ, और यहाँ जो हुआ फिर ये 4 पाई पे हुआ। 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, फिर 8 पाई पे, इवन मल्टीपुल। तो 0 पे, 2 पाई पे, और क्या लिखेगा? 4 पाई पे, 6 पाई पे, मतलब 8 पाई पे, 10 पाई पे, इस तरह से। तो ये क्या करेंगे? फाई बराबर जो होगा क्या हो जाएगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इस तरह से फाई बराबर क्या हो जाएगा? 2n पाई हो जाएगा। हम लिखते हैं वेयर, एक मिनट रुक जाइए, वेयर n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब क्या हुआ?
n बराबर 0 पुट करिए 0 हो गया, n बराबर 1 पुट करिए 2 पाई हो गया, n बराबर 2 पुट करिए 4 पाई हो गया, n बराबर 3 पुट करिए 6 पाई हो गया। यानी फेज कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? 2n पाई होना चाहिए। फेज कितना होना चाहिए? 2n पाई होना चाहिए। और पाथ डिफरेंस देखिए, पाथ डिफरेंस, हेलो बच्चों, पाथ डिफरेंस याद है हम शुरू में पढ़ाए थे फेज और पाथ, नहीं तो अभी भी हम आपको पढ़ा देते हैं। फेज बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ, फेज बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या होता है? पाथ। बिगनिंग में पढ़ा दिए थे, नहीं तो आप कहिएगा तो हम बता देंगे। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, ये है, थोड़ा सा समझिएगा। हेलो, ये फेज यहाँ से यहाँ तक कितना? 2 पाई। अब पाथ कितना? लैम्डा। यहाँ से यहाँ पाथ कितना होता है? लैम्डा होता है। समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। फेज 2 पाई, यहाँ से एंगल, पाथ कितना? लैम्डा। चूँकि ये 1 पीरियड में जो डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, तो फेज 2 पाई के लिए पाथ कितना है? लैम्डा है। या लैम्डा के लिए देखिए, लैम्डा पाथ के लिए फेज कितना है? 2 पाई है। तो 1 पाथ के लिए 2 पाई बाय लैम्डा हो जाएगा। तो कहीं पाथ मान लीजिए x या डेल्टा x मान लीजिए, कोई भी डेल्टा x या x मान लीजिए, x पाथ के लिए। तो x पाथ के लिए फेज कितना होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या बोलिए, कितना फेज हो गया? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। नहीं समझे, हम एक बार फिर से समझाने का कोशिश करते हैं आपको, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, सुनिएगा, आप समझ जाइएगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। थोड़ा ध्यान इधर दीजिए, दिमाग इधर लगाइए, तब समझ जाइएगा। हम यहाँ पे क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 पाई हो गया फेज, एंगल 2 पाई 360 डिग्री हुआ ना, 2 पाई। पाथ कितना हुआ? लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक। तो लैम्डा के लिए फेज कितना है? 2 पाई है। फेज को हम फाई से सूचित करते हैं। फेज कितना है? 2 पाई है। 1 के लिए 2 पाई बाय लैम्डा हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई फेज पाथ है x, तो x के लिए पाथ, x के लिए पाथ यदि x दिया है, तो x पाथ के लिए फेज कितना होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। यानी फेज बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से? बोलिए, फेज बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ x लिख सकते हैं बच्चों? बोलिए, नहीं तो हम फिर से समझा देंगे, एक बार और समझा देते हैं। ये फेज यहाँ से 2 पाई, अब पाथ यहाँ से लैम्डा, पाथ पथ की लंबाई, तो लैम्डा के लिए 2 पाई, लैम्डा के कोरस्पोंडिंग फेज 2 पाई। तो 1 के लिए 2 पाई बाय लैम्डा, तो x के लिए 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। इतना फेज हो गया कितना? पाथ के लिए, x पाथ के लिए। तो फेज बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। अब फेज कितना निकाले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज कितना निकाले यार? ठीक है ना, 2n पाई निकाले। तो 2n पाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2n पाई लैम्डा अब बाय 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, n लैम्डा। मतलब पाथ डिफरेंस जो होगा वो n लैम्डा हो जाएगा। और फेज कितना हो गया? 2n पाई। फिर n कहाँ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरी बात समझे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब फेज, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई होगा। 2n पाई मतलब 0, यानी तो 2 पाई, यानी तो 4 पाई, यानी तो 6 पाई, यानी तो 8 पाई। ये दोनों वेव का फेज डिफरेंस यदि इतना होगा 2n पाई मीन्स 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट फ्रिंज बनेगा, डिप्थ फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। हेलो बच्चों, कब? जब फेज डिफरेंस 2n पाई हो गया या पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कैसा फ्रिंज बनेगा? ब्राइट बनेगा, डिप्थ बनेगा। हेलो, समझे? इसको लिखिए। अब दूसरा, यहाँ पे कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा वो भी लिख देते हैं, तब आगे बनेंगे। डिस्ट्रक्टिव के लिए बताएंगे कंडीशन। बहुत अच्छा डिस्कशन है, देखते चलिए, मज़ा आएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? फेज कितना? 2n पाई, पाथ कितना? n लैम्डा। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए।
अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। अधिकतम आयाम, तो अधिकतम आयाम cos फाई कितना बोले, 1 बोले, तो r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। जैसे ही cos फाई का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो r ये मैक्स हो जाएगा, तो r मैक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। तो ये कितना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट अंडर, और r मैक्स जो होगा देखिए a प्लस बी हो गया, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिखे थे एम्पलीट्यूड a प्लस बी, हेलो लिखे थे ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिख लीजिए। अब कंडीशन 4 क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों, कंडीशन 4 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त, विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त। देखिए उसके लिए हम बताते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, r बराबर क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई है, ठीक है। फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मिनिमम, फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मिनिमम, ठीक है। कितना होगा, न्यूनतम आयाम के लिए देखिए, न्यूनतम आयाम के लिए क्या हो जाएगा, cos फाई का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितना होता है बोलिए, cos फाई का मिनिमम वैल्यू -1। कहाँ कहाँ पे -1 होता है, ग्राफ पे हम बताए थे, अभी फिर से हम बता देते हैं माइनस कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, ये -1, देखिए -1 हुआ कहाँ पे, पाई पे, 3 पाई पे। उसी तरह से ऑड मल्टीपल हो यहाँ पे हो गया, तो यानी फाई कितना पे बोलिए, कितना डिग्री वैल्यू रखेंगे, 180 लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, 3 पाई लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, 5 पाई लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, 7 पाई लिखेंगे तो -1 हो जाएगा। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तब जो लिखिएगा फाई बराबर क्या लिखिएगा बोलिए बच्चों, 2n पाई, सॉरी अब यहाँ पे क्या करिएगा, इसको हम जनरलाइज करते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, ये चलता चला जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 2n + 1 इंटू पाई, फेज 2n + 1 इंटू पाई, वेयर हम समझाते हैं n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 0 रखिए, 2 इंटू 0 0, 0 + 1 1 पाई हो गया, 1 रखिए, 2 गुना 1, 2 2 + 1 3 पाई, 2 रखिए, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 पाई, 3 रखिए, 3 2 जा 6 + 1 7 पाई, 4 रखिए, 4 2 जा 8 + 1 9 पाई, इस तरह से। यानी फेज हमारा कितना निकल गया बोलिए बच्चों, 2n + 1 इंटू पाई, किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और आप अब जानते हैं पाथ डिफरेंस कितना होगा, देखिए पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस आपको निकाल के बताते हैं। तो पाथ डिफरेंस के लिए आप क्या कहिएगा, हम अभी बताए थे फेज बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या, पाथ। तो फेज कितना है यहाँ पे, 2n + 1 इंटू पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो x बराबर क्या होगा यहाँ पे, देखिए 2n + 1 इंटू पाई इंटू लैम्डा, अब बाई 2 पाई, पाई पाई कट गया, तो क्या लिखिएगा 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2, समझ गए। ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। यानी दोनों सोर्स S1 और S2 दोनों स्लिट जो था हम लिए थे कल प्रीवियस क्लास में, S1 और S2
दोनों स्लिट के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाए, 2n+1 इंटू पाई हो जाए, या पाथ कोई भी एनी वन पाथ 2n+1 इंटू λ/2 हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा और डीप फ्रिंज बनेगा। समझे? आप इसको नोट करिए, तब इसका एम्पलीट्यूड निकाल के बताते हैं। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। यानी कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज 2n पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज हो गया 2n+1 इंटू पाई। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज 2n पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 इंटू। समझे? कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ 2n+1 इंटू λ/2। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पे। तब जो है यहाँ पे इंटेंसिटी पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए मिनिमम एम्पलीट्यूड जो होगा ये क्या होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड आर मिनिमम बराबर क्या लिखिएगा, देखिए आर बराबर क्या लिखे थे, √a² + b² प्लस 2ab cos φ। अब इफ़ cos φ बराबर -1 तो आर ये मिनिमम हो जाएगा, √a² + b² प्लस 2ab -1 हो जाएगा, तो a² + b² -2ab। समझ गए? ये आर मिनिमम हो गया, तो आर मिनिमम बराबर यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का √, तो आर मिनिमम बराबर a - b। आर मैक्सिमम क्या हो गया, a + b, और आर मिनिमम क्या हो गया, a - b। यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब एम्पलीट्यूड हो गया a - b, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा a + b। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। तब एक चीज़ और नोट करके बताते हैं, इसको नोट करिए। ठीक है, अब देखिएगा जरा सा, अब यहाँ पे जरा सा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नोट में लिखेंगे, यदि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स आर सेम, एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स आर सेम, तब यहाँ पे देखिएगा फाइनल एम्पलीट्यूड क्या हो गया। मीन्स a बराबर, अब b बराबर यदि a0 हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो r बराबर क्या निकाले हैं आप, a² प्लस b² प्लस 2ab cos φ लिखिएगा। तो a के बदले a0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे a0² प्लस 2a0 इंटू a0 इंटू क्या लिखेंगे, cos φ। अब यहाँ पे a0² प्लस a0² 2a0² अब प्लस 2a0² इंटू क्या हो गया, cos φ हो जाएगा। समझे? अब ये 2a0² कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस cos φ √, ठीक है। ये जरा सा ध्यान दीजिए, 1 प्लस cos φ बराबर फार्मूला आप लोग शायद सीखे होंगे, 2 cos² φ/2। यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, 1 प्लस cos φ बराबर 2 cos² φ/2 हो जाता है। समझ गए? तो अब यहाँ पे √2a0² इंटू 2 cos², अब 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो r बराबर देखिए √4 a0² cos² φ/2। समझ गए? 4 बाहर निकल जाएगा 2,
ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ए नॉट कॉस स्क्वायर है ये भी बाहर निकल जाएगा, कॉस 5/2 हो गया, समझ गए, कॉस 5/2 यानी आर कितना हो गया 2a0 इंटू कॉस 5/2, समझ गए, 2a0 इंटू कॉस 5/2, ये आपको क्या निकल गया, एम्पलीट्यूड निकल गया, समझे, अरे क्लियर हुआ ना, 2a0 इंटू कॉस 5/2 आपका फाइनल एम्पलीट्यूड निकला, कब, जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा तब, इसको नोट कर लीजिए, तब आपको इंटेंसिटी पार्ट इस पे हम आपको समझाते हैं। ठीक, अब यहां पे देखिए इंटेंसिटी देखिएगा, ठीक है, इंटेंसिटी जो ऑलवेज होता है ना, इंटेंसिटी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं द इंटेंसिटी ऑफ वेव, द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ क्या लिखेगा, एम्पलीट्यूड लिखेगा, समझ गए, यानी इंटेंसिटी मतलब तरंग की आवृत्ति, यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी में, तरंग की आवृत्ति तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये दो वेव है, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, ये आपका स्क्रीन है, यहाँ पे जा करके ये कंबाइन किया, इसका इंटेंसिटी I1, इसका इंटेंसिटी क्या I2, और दोनों का फेज डिफरेंस 5, तो फर्स्ट का इंटेंसिटी क्या होगा, देखिए फॉर फर्स्ट वेव, हेलो मेरी बात समझिए, फॉर फर्स्ट वेव क्या लिखिएगा बोलिए, I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, चूंकि आप क्या लिए थे, देख सुनिए, फर्स्ट वेव क्या लिए थे, ए साइन ओमेगा टी लिए थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए फॉर फर्स्ट वेव के लिए क्या लिखेगा, y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिए थे बच्चों, तो इसका एम्पलीट्यूड a है और उसका इंटेंसिटी I1 लिए, तो I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं, ये जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो I1 इक्वल टू के ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर बराबर I1/k, या a बराबर रूट अंडर I1/k, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट के लिए हो गया। फॉर सेकेंड वेव देखिए, हेलो, फिर रिजल्टेंट वेव के लिए करेंगे। सेकेंड वेव y बराबर क्या है, y2 बराबर क्या लिखे थे बोलिए, b साइन ओमेगा टी प्लस 5, वहीं से पूरा डिस्कशन स्टार्ट किए, चलता जा रहा, देखते जाइए। तो यहाँ पे इंटेंसिटी इसका I2 है, तो I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तो I2 बराबर k इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर I2/k, ये हो गया, या b बराबर रूट अंडर I2/k लिख सकते हैं। इसका लिखिए फर्स्ट वेव के लिए, और सेकेंड वेव के लिए लिखिए, तब रिजल्टेंट वेव के लिए करते हैं। बहुत ही अच्छा डिस्कशन है, और इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है।
इंटेंसिटी पे और एम्पलीट्यूड पे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा थ्रू आउट द बढ़िया से पढ़ लीजिए, सो दैट कि सभी एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है, ये मेन टॉपिक हुआ। देखिए, एक हाइजेंस थ्योरम, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक फ्रिंज विड्थ, ये 3-4 टॉपिक जो है ना इसमें एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम में इस पर क्वेश्चन होता है। तो इसलिए कह रहे हैं इसको अच्छा से देखिएगा और बहुत अच्छा से समझ में भी आएगा। तो अब जो है फाइनल वेव हमारा क्या निकला था और उसका एम्पलीट्यूड क्या था, इसको नोट करके रख लीजिएगा। फॉर फाइनल वेव, देखिए फाइनल वेव क्या था हमारा, y बराबर r, जिसका कि एम्पलीट्यूड r निकला था, फाइनल वेव निकाले थे हम। तो फाइनल वेव था r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा था। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, r है। तो लेट I बराबर इंटेंसिटी ऑफ फाइनल वेव, इंटेंसिटी ऑफ फाइनल वेव, ठीक है। फाइनल वेव का इंटेंसिटी लिखिए I, ठीक है। परिणामी तरंग का तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, समझ गए। अब यहां पे परिणामी तरंग की तीव्रता लिखिएगा। तो इसमें देखिएगा I इंटेंसिटी फाइनल वेव है, इसका एम्पलीट्यूड R है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखिएगा, R स्क्वायर। तो यहां भी कांस्टेंट आ जाएगा K इंटू आर स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो R स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, I बाय K भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ देखिए एम्पलीट्यूड क्या था हमारा, फाइनल एम्पलीट्यूड R बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई था। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। आर स्क्वायर के बदले क्या लिखिएगा, I बाई के, इसको क्या लिखेगा I1 बाई के प्लस I2 बाई के प्लस 2, ए के बदले कितना लिखे थे बोलिए, रूट अंडर I1 बाई के रूट अंडर I2 बाई के इंटू कॉस फाइव। ए के बदले लिखे थे ना रूट अंडर I1 बाई के, इसके पहले देखिएगा। अब यहां पे देखिएगा I बाई के इक्वल टू I1 बाई के प्लस प्लस 2, रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 और रूट अंडर के इंटू रूट अंडर के हो जाएगा I1 इंटू I2 बाई के हो जाएगा। देखिए अरे रूट अंडर I1 रूट अंडर I2, तो रूट अंडर I1 इंटू I2 और रूट के इंटू रूट के हो जाएगा इंटू कॉस फाइव। अब के कॉमन ले लीजिए, 1 बाई के कॉमन आ जाएगा, यहाँ I बाई के है, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2 इंटू क्या होगा कॉस फाइव। के कैंसिल हो गया, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 और रूट अंडर I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाइव हो गया। यानी फाइनल इंटेंसिटी जो हुआ कितना हो गया, I बराबर रूट अंडर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाइव। अब बताइए कंस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाइव प्लस 1 दे दीजिएगा, है ना, कॉस फाइव प्लस 1 दे दीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाइव माइनस 1 दीजिएगा मिनिमम वैल्यू, तो ये माइनस हो जाएगा। याद है उस समय भी बताए थे कंस्ट्रक्टिव में सम से ज़्यादा होता है और डिस्ट्रक्टिव में सम से थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इसको लिखिए पहले।
समझ गए? अब यहाँ पे देखिएगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, संतोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, cos फाई का वैल्यू कितना पुट करिएगा, +1। तो i बराबर क्या निकला, i1 + i2 + 2 रूट अंडर i1 इंटू i2 इंटू cos फाई। cos फाई का वैल्यू +1 रख दीजिएगा, तो i1 + i2 + 2 रूट अंडर i1 इंटू i2 इंटू 1। ठीक है, ये i हो गया। यानी तो एक मिनट रुक जाइएगा, जरा सा रुक जाइएगा। ठीक है, एक डिस्कशन यहाँ पे और कर लीजिए। तब इफ़ i1 बराबर i2 बराबर i0, दोनों का इंटेंसिटी आइडेंटिकल होगा, तब फार्मूला क्या होगा, तब लिखेंगे उसको। अच्छा चलिए वही पहले लिख लेते हैं, तब हम कर लेंगे इसको, रहने दीजिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या करिएगा, cos फाई का वैल्यू +1 हो जाएगा, तो r बराबर रूट अंडर a² + b² + 2ab, सॉरी इंटेंसिटी कर रहे हैं, i बराबर i1 + i2 + 2 रूट अंडर i1 इंटू i2 इंटू cos फाई। तो i1 + i2 + 2 रूट अंडर i1 इंटू cos फाई का वैल्यू 1, तो ये i हो गया। और i बराबर i1 + i2 + 2 रूट अंडर i1 इंटू i2, समझ गए? ये हो गया, और ये मैक्सिमम हो गया। अब मैक्सिमम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए i1 + i2 + 2 रूट अंडर i1 इंटू रूट अंडर i2 लिख सकते हैं। अब इसको देखिएगा, रूट अंडर i1 + रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि ये मैक्सिमम हो गया। जैसे ही cos फाई का वैल्यू +1 रखे, ये मैक्सिमम हो गया। यहाँ भी आप i को मैक्सिमम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया। i मैक्सिमम बराबर रूट अंडर i1 + रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर। देखिए रूट अंडर i1 का a + b का होल स्क्वायर a², तो रूट अंडर i1 का स्क्वायर करिएगा तो i1 हो जाएगा, फिर b², रूट अंडर i2 का स्क्वायर करिएगा तो i2 हो जाएगा, +2 रूट अंडर i1 इंटू i2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ना, रूट अंडर i1 + रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर। अरे करके देख लीजिए, रूट अंडर i1 का स्क्वायर + रूट अंडर i2 का स्क्वायर + 2 रूट अंडर i1 इंटू रूट अंडर i2। तो ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो i1 + i2 + 2 रूट अंडर i1 इंटू i2 हो जाएगा। तो i मैक्स कितना हो गया बोलिए? i मैक्स जो लिखिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, रूट अंडर i1 + रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, ये कंस्ट्रक्टिव का हुआ। फिर डिस्ट्रक्टिव में cos फाई का वैल्यू -1 रखिएगा। हेलो, डिस्ट्रक्टिव में cos फाई का वैल्यू -1, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस होगा तो रूट अंडर i1 - रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखिएगा बच्चों। अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए
क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखिएगा cos फाई का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 दीजिएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा बच्चों, ये मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। तो i मिनिमम बराबर √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर, ये लिख लीजिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तब नोट में एक बात और लिखाते हैं, जब दोनों का आइडेंटिकल इंटेंसिटी हो जाएगा तब फार्मूला हमारा क्या निकलेगा, थोड़ा फास्ट करिएगा। बहुत ही अच्छा डिस्कशन है, आप लोग घर में थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा वक्त अच्छा से निकालिए पढ़ाई के लिए, बार बार कहते हैं। और इतना अभी आपका उम्र है पढ़ाई का, और अभी इतना मेहनत कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए कि बाद में कभी भी आपको ये बात का पछतावा ना हो कि काश उस समय थोड़ा सा मेहनत और कर देते, ठीक है। ये बात का कभी पछतावा ना हो आपको। और हम बार बार ये बात कहते हैं कि भले रिजल्ट हो ना हो, देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, यदि आपका इरादा बहुत साफ है, बहुत साफ इरादा है, नेक है, तो रास्ता खराब भी क्यों ना हो, ठीक है, पाथ खराब भी क्यों नहीं हो, आपको मंजिल मिल जाएगा। लेकिन इरादा नेक होना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत होना चाहिए, ठीक है, तो खराब नहीं होता, फाइनली रिजल्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम कितना हो गया, √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम था √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। अब जब दोनों का आइडेंटिकल इंटेंसिटी हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इफ I1 बराबर I2 बराबर I0, ठीक है। तो जब आइडेंटिकल इंटेंसिटी होगा तो I बराबर क्या लिखें आप, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 इंटू I2 इंटू क्या लिखे थे, cos फाई लिखे थे। तो I0 को I1 को I0, I2 को भी I0 प्लस √I0 इंटू cos फाई। तो देखिए √I0 स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा। अब ये I0 प्लस I0 2I0 प्लस 2I0 का स्क्वायर का √, तो √, स्क्वायर खत्म, तो 2I0 लिख सकते हैं, इंटू cos फाई हो जाएगा। अब देखिए 2I0 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस cos फाई, और 1 प्लस cos फाई को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर फाई बाई 2। अभी भी फार्मूला लिखे थे कुछ देर पहले, 1 cos फाई बराबर 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा I बराबर 2I0 इंटू 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, समझ गए। तो 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, क्लियर हुआ क्या, कोई दिक्कत। यहाँ पे 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, एक क्लियर हुआ, I बराबर 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। अच्छा, I मैक्स कितना लिखे थे यहाँ पे, देखिए I मैक्स अभी निकाले थे क्या, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो I1 भी I0 है, I2 भी I0 है, तो √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर 2 √I0 का होल स्क्वायर
4i0 हो जाएगा। मीन्स आई मैक्स जब आइडेंटिकल होगा तो आई मैक्स बराबर कितना हो गया बच्चों 4i0। और आई मीन कितना लिखे थे बोलिए, रूट अंडर i1 माइनस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर i0 माइनस रूट अंडर i0 का होल स्क्वायर। तो आई मिनिमम जो हो गया यहाँ पे देखिए कट जाएगा ये आई मिनिमम 0। तब ना यहाँ पे हम आपको बताए थे इंटेंसिटी 0 हो गया तो डार्क फ्रिंज हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी ही 0 हो गया तो डार्क दिखेगा, और यहाँ पे ये इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो ये ब्राइट दिखेगा। इसको ब्राइट फ्रिंज कह देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, डार्क फ्रिंज, ठीक है ना। अब बिल्कुल ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने के बाद ना आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार बढ़िया से यूट्यूब पे क्लास करके, ठीक है, अब फिर से कॉपी को इसको रिवीजन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से दोहराइएगा इसको, बार बार एक बार प्रॉपर वे में लिख लीजिए, ठीक है, और तब फिर से उसको एक बार करिए, है ना। इसको नोट करिए। ठीक, नोट कर लिए। अब हम आपको ये कहना चाहेंगे कि प्रॉपर वे में मेहनत करिए सब लोग। देखिए ये मत सोचिएगा कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट ऐसे दे देता है, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट ऐसे हो गया, ठीक है। डेस्टिनेशन किसी का भी बोर्ड ही नहीं होता। 12th बोर्ड पास करके भी बहुत कुछ नहीं कर लीजिएगा। डेस्टिनेशन आगे के लिए सोचिए, जो आपको कंपटीशन फेस करना है। तो आप ऐसे समझिए ना कि आप यदि 9th अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो आपका अच्छा से 10th नहीं होगा। आप अल्फ़ाबेट नहीं सीखते तो वर्ड नहीं सीख पाते, वर्ड नहीं सीखते तो सेंटेंस नहीं सीख पाते। तो हम आपको क्या बोलते हैं, कभी 11th 12th कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आगे का बहुत अच्छा स्टडी नहीं कर पाइएगा, आप स्ट्रगल हो जाएगा आपके लिए। तो अभी का टाइम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, और अभी आपका उम्र भी है मेहनत करने का। अभी इस उम्र में मेहनत कर लीजिए, बुढ़ापे में अच्छा से जीवन बिताइएगा, हम बार बार कह रहे हैं। इसलिए अभी इतना मेहनत कर लीजिए, इतना मेहनत कर लीजिए, इतना मेहनत कर लीजिए कि कभी पछताइएगा नहीं। हाँ, हमेशा फिर कॉन्फिडेंस में अपना ज़िंदगी बिताइएगा, नहीं कभी मेहनत में कम नहीं किए, चोरी नहीं किए। तो हम बार बार कहते हैं अच्छा से करिए पढ़ाई, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो इस पे हम एनालिसिस लेकर के आएंगे, ठीक है, और इंटेंसिटी पे पूरा एनालिसिस करेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।